नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनके 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, थोड़ी आज वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए क्षमा चाहूँगा। आज मास्टर स्ट्रोक मार दिया आरबीआई ने। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, ऐसी रेपो रेट लेके आए। जैसे मैं बोल रहा था कि सबसे बड़े इवेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है। मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में लगभग 80% लोगों ने ये अनुमान जताया था कि लगभग 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। लेकिन उससे भी आगे की सोच रखते हुए, जैसे कि कहावत है कि जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है मैं उसके आगे से सोचना शुरू करता हूँ। इसी तरह का आज विश्वास का परिचय दिया है संजय मल्होत्रा, आरबीआई के गवर्नर हैं। उन्होंने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कट कर दिया है। मतलब अब जो आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिया जाता लोन था, वो दिया जाता था 6% पे, अब वो दिया जाएगा 5.5% में। मतलब 50 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में बदलाव कर दिया गया। अगर बात करें कि इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इससे साथियों 2.5 लाख करोड़ रुपये की लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। 2,50,000 करोड़ रुपये। तो बाज़ार कहाँ जाएगा? आप सोच रहे हो ना, बाज़ार में एकदम से क्या हो गया यार, बाज़ार तो रॉकेट हो गया। जो तुम्हारा बैंक निफ्टी है वो न्यू हाई, तुम्हारा निफ्टी है वो 25,000, सेंसेक्स है वो भी ऊपर। कारण क्या है? कारण ये है, अब जिसकी उम्मीद तक नहीं की थी लोगों ने, रेपो रेट के साथ साथ में सीआरआर कट देने की। तो जो कैश रिजर्व रेशो, पहले आप सीआरआर समझ लो, नहीं तो सोचो सीआरआर कौन सी बीमारी का नाम है। बैंक ने पहले तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया, रेपो रेट में बदलाव किया आरबीआई ने, उसके साथ में सीआरआर कट दे दिया 1 बेसिस पॉइंट का। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो। अगर बैंक के पास में सपोज करो 1,000 करोड़ रुपया है और बैंक ने 4% का सीआरआर रख रखा है, मतलब उसे सपोज करो कि 400 करोड़ रुपए के आसपास में या 40 करोड़ के आसपास में अपने पास में रखने हैं। लेकिन अगर 1 बेसिस पॉइंट का सीआरआर में कट दे दिया, मतलब सीधा है कि अब बैंक के पास में इमीडिएटली लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ऐसा समझ लो, बिल्कुल मैं लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ आपको। सपोज करो आप कोई बैंक चलाते हो, आरबीआई का रेगुलेशन है कि भाई आपके पास में अगर 100 रुपये जमा है तो उस 100 रुपये में से आपको जो कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करके चलना है, वो मेंटेन करके चलना है 8 रुपये का, 8% का चलना है मैनेज करके। तो उदाहरण से बता रहा हूँ, है ना। तो अब आपके पास में बचे मात्र 92 रुपये जो आप किसी को लोन दे सकते हो, क्योंकि लाइबिलिटी आपके पास तो लोगों का पैसा है ना, उसमें सीआरआर रखना पड़ता है। और उसमें से अगर बैंक इमीडिएटली आरबीआई आपको एक नोटिफिकेशन देता है कि अब आपको 4 रुपये मैनेज करके चलने हैं, तो जो 4 रुपये बचा हुआ पैसा है ना, जो ऑलरेडी पहले से बैंकों में था, वो लिक्विडिटी बढ़ गई ना, वो आप दे सकते हो, बोरो करा सकते हो, लैंडिंग कर सकते हो। क्योंकि जो आरबीआई के द्वारा रेट कट हुआ है उसे आने में, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होने में 1-1.25 महीने का समय लगता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले लैंडिंग कॉस्ट कम होती है, उसके बाद डिपॉजिटरी कॉस्ट कम होती है। अब जैसे कि सपोज करो आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव किया, तो अभी जो बैंकों में दिया जाने वाला एफडी के ऊपर इंटरेस्ट था ना, वो था 7% का, अब हो जाएगा वो 5.5 या 6% का। क्योंकि जब भी बैंक अपनी रेपो रेट बढ़ाता है तो आरबीआई क्या जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी रेपो रेट में साथ साथ में एफडी की रेट में भी बदलाव कर देते हैं। अगर रेपो रेट गिरी है तो एफडी के दर भी बदल जाएंगी, और रेपो रेट बढ़ी है तो एफडी के ब्याज दरें भी बढ़ जाएंगी। उसी अनुपात में कर्ज का अनुपात भी बढ़ता है। अगर आपके पास में 20 लाख का कोई लोन है 50 साल के लिए, तो लगभग 1 साल में 8,000 रुपये जैसे आपके बचेंगे। 50 लाख का है तो 10,000 रुपये बचेंगे। और आपके पास में 20 साल के लिए है तो लगभग 20,000 रुपये की ईएमआई पे फ़र्क पड़ेगा, अगर आपका फ्लेक्सिबल लोन है, क्योंकि रेपो रेट में बदलाव हुआ है। अब उसके आगे थोड़ा सा चल लेते हैं। देखो क्या है, बैंकों भारत जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जो आरबीआई का मुख्य काम होता है वो होता है देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल रखना, जो कि अभी उन्होंने बताया। अभी जो आरबीआई का अनुमान था कि 4 बेसिस पॉइंट के आसपास, 4% के आसपास महंगाई रहेगी, लेकिन महंगाई रही है 3.7, मतलब महंगाई कंट्रोल में है। और साथ साथ में ग्लोबल अनिश्चितताओं को देखते हुए जिस तरह से भारत की जीडीपी की ग्रोथ आई है, वो भी कहीं ना कहीं एक अपने आप में सराहना है। एक चीज़ और देखने की है कि जिस तरह से हमारा यूके के साथ में, यूनाइटेड किंगडम के साथ में एफडीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब फ्री व्यापार समझौता। अब सोचो यार क्या समस्या हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उससे कहीं ना कहीं व्यापार को एक बल मिलेगा। एक लिक्विडिटी के साथ साथ में एक समस्या रहती है जिसे हम बोलते हैं तुम्हारा फॉरेन रिजर्व, कि यार भारत के पास में कितना फॉरेन रिजर्व है। जिस तरह से आपने 1999 में देखा होगा, 1990 के आसपास, जब हमें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ गया था दूसरे देशों में, उस
उस समय पे क्या हुआ था कि भारत के पास में फॉरेन रिजर्व मात्र 7-8 दिन का ही बचा था, क्योंकि हम जो ना ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे ऑयल हो, गैस, एनर्जी हो, ये सब हम खरीदते हैं, तो इसलिए हमें वहाँ पे फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी भी आउटलुक पेश किया है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास में 11 महीने का फॉरेन रिजर्व है। अगर 11 महीने तक हमारे पास कहीं से फ़ॉरेन रिज़र्व नहीं भी आता है, तो 11 महीने तक हम जो है फ़ॉरेन रिज़र्व हमारे पास इतना अवेलेबल है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, क्योंकि कभी तनाव इधर बढ़ जाता है, कभी इधर बढ़ जाता है, क्योंकि जो रियल अर्थ है ना, उन पर चाइना की एक तरह से मोनोपोली है और चाइना मानने के लिए तैयार नहीं है। कल भी लगभग 1.5 घंटे से आसपास डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है शी जिनपिंग से, उसके बाद में भी इनकी जो वार्ता है वो सफल नहीं हो पाई है। सफल ना हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्या है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो एलन मस्क है ना, इन दोनों के बीच में मतभेद बढ़ गए हैं। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लौटूंगा, फिर से उस विषय को थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। इन दोनों के बीच में मतभेद बढ़ गए। मतभेद किसको लेकर बढ़ गए कि डोनाल्ड ट्रंप एक ब्यूटी बिल लाए थे कि यार सभी तरह का जो बिल है उस हमें एक उसमें इंक्लूड कर देते हैं, फिर हम कंटिन्यू कर देते हैं। उसे देखते हुए एलन मस्क ने देखा कि यार मैं तो एक तरह से व्यापारी आदमी हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। उसका चाइना में भी व्यापार है, भारत में थोड़ा कम है, भारत में तो कम ना के बराबर है। और अभी ऐसी भी अनुमान जताया जा रहा है कि जो स्पेस एक्स है, इसकी जो कंपनी है ना, मतलब टेलीकॉम से रिलेटेड जो कंपनी है, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से डाटा देती है, ऐसा भी अनुमान है कि उसके साथ में भारत की डील हो गई है। हो सकता है कुछ दिन में लगभग 1000 रुपये के आसपास उसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहेगा और सैटेलाइट से डायरेक्ट आपको इंटरनेट मिलेगा। ये अभी पुष्टि इसमें भारत के किसी भी मतलब राज्य पत्र में या सरकार के किसी अधिकारी के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। तो एलन मस्क तो व्यापारी आदमी है, तो उनने इस ब्यूटी बिल का खड़ा विरोध किया कि भाई जिस तरह से आपने ये ब्यूटी बिल लाए हो ना, ये ब्यूटी बिल के मैं इस देश के ऊपर इतना प्रतिबंध लगा दूँगा, इस देश के उतना प्रतिबंध लगा दूँगा, ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका के अंदर है ना, वो कर्ज बढ़ाएगा। और कर्ज इतना बढ़ा देगा कि अमेरिका से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर तर्क किया कि नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, ये है वो है। एलन मस्क ने फिर उनके ऊपर पलटवार किया कि मैं अगर तुम्हारी मदद नहीं करता, पैसे से मदद नहीं करता, तो तुम ये इलेक्शन नहीं जीत पाते। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसके ऊपर पलटवार किया एलन मस्क के ऊपर, बोले मैं तुम्हारी स्पेस एक्स जो कंपनी है उसको सरकार के द्वारा जो दिए जाने वाली सब्सिडी हैं उन पर रोक लगा दूंगा। तो इस तरह से अभी कल देखा ना, टेस्ला का शेयर 14% टूटा है। मतलब अगर बात करें 152 बिलियन डॉलर के एलन मस्क को एक दिन में झटका लगा है। अब ये समझ लो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जितना तो उसे एक दिन में नुकसान हो गया। पाकिस्तान की इतनी इकोनॉमी है जितना एलन मस्क को रोज ऊपर डाउन ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो इन दोनों के जो बढ़ते हुए मतभेद हैं, कहीं ना कहीं ट्रेड को लेकर के जो तनाव बढ़ा हुआ है। कल डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है रूस से, रूस ने भी नहीं मानी उनकी बात। ईरान से उनकी डील सफल नहीं हो पाई। अभी चाइना से उनकी डील चल रही है। अभी अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत में आया हुआ है, तो हो सकता है कुछ व्यापारिक हितों पर, अब भारत के कुछ हितों को लेते हुए, कुछ व्यापारिक मुद्दों को सामने रखते हुए इस बात की संभावनाएं काफ़ी हद तक जताई जा रही हैं कि ये ट्रेड डील जो है ये सफल हो जाएगी। जिस तरह से कल यूरोप के जो बाज़ार है वहाँ पे रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है। तो उन बाज़ारों से भी संकेत मिल गया था। देखो अब क्या है ना कि भारत एक तरफ से पहले जैसी इकोनॉमी नहीं रहा। पहले भारत क्या, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसे देखता था, फिर उसके बाद उसका आउटलुक पेश करता था। लेकिन अब भारत लीडरशिप लेकर चलता है, पहले अपन कर लेते। मतलब कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि आरबीआई CRR कट दे देगा 1 बेसिस पॉइंट की। ऐसे समझ लो कि तुम्हारा आरबीआई गवर्नर ने आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मिसाइल, S-400 सारी मिसाइल एक साथ छोड़ दी हैं और उसके बाद फिर एक्टिव मोड में बैठ गया, बोला अब मैं देखता हूँ। तो ये जो बाज़ार में अंदर लिक्विडिटी प्रदान करेगा। बाज़ार देखो गिर क्यों रहा था, आपने सोचा पिछले साल सितंबर के आसपास रेपो रेट थी ज़्यादा, रेपो रेट ज़्यादा थी, तो बाज़ार में हो क्या रहा था, लिक्विडिटी नहीं आ रही थी, ऊपर से FII और माल बेच रहे थे। तो जो रिटेल निवेशक हैं या जो और भी हैं, उन्होंने सोचा एक काम करो, शेयर बाज़ार से पैसा निकालो और 8% के आसपास, 9% के आसपास बैंक में FD में ब्याज दर मिल रही। एक काम करो, अपन 1 करोड़ रुपया निकालो, बैंक में डाल दो, 9 लाख रुपये तो मिलेंगे ही।
ठीक है, अब आप समझना बात को। तो हुआ क्या, बैंक शेयर बाजार से भी पैसा निकल रहा था, एफआईआई, तो बाजार गिर रहे थे। अब उसका उल्टा हो गया, बैंक ने अपने ब्याज दर घटा दी, मतलब बैंक ने कह दिया मतलब 5% का ब्याज दर दूंगा। तुम लोग बोले यार 5% तो अपन एक ट्रेड में निकाल लेंगे, पूरा मार्केट में शेयर बाजार में पैसा आएगा। इसलिए तो बोल रहा 2.5 लाख करोड़ रुपए जैसी लिक्विडिटी बाजार में आएगी। और आने वाले 6 महीने की भी जो उन्होंने आउटलुक पेश की है ना, वो भी अच्छी खासी पेश की है। ऐसा नहीं यार क्या होगा, अब कैसा होगा, उन्होंने बोला नहीं, आने वाले 6 महीने में भी हम फिर से, अगर हमें लगा तो हम फिर से रेट कट कर देंगे। एक जो एमएसएफ होता है, एमएसएफ मतलब जो लैंडिंग रेट इन्हें आरबीआई से मिलता है, ये अपने जो फेवरेट कस्टमर है ना, उन्हें केवल उस पर कुछ मार्जिन रख के ही दे देते हैं। ऐसा होता है, देखो जनरली हम किसी बैंक के फेवरेट कस्टमर नहीं हो सकते। जिस खाते बैंक में हमारा खाता है, जिसमें हमारा लेन देन काफ़ी दिन से चल रहा है, बड़े स्केल पे चल रहा है, उस बैंक में हम शायद उस बैंक के फेवरेट कस्टमर हो सकते हैं। पर अगर तुम सोचो कि तुमने अकाउंट खुलाया, कल को पहुंच जाओ लाओ लोन, तो नहीं, वो आपके ट्रांजेक्शन देखते हैं, बैंक आपकी हिस्ट्री चेक कराता है, कितने दिन से जुड़ा हुआ है, इसका बैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके ऊपर ही ये लोगों की जो क्रेडिट लिमिट है या क्रेडिट कार्ड है तो उसकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर देता है, या मतलब कोई अगर सर्विसमैन है तो उसे लोन बढ़ा देता है। तो बैंकों को अब जो है ना लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाएगी बैंकों में, तो उस पैसे का करेगा क्या बैंक कंज्यूमरों में देगा, मतलब रिटेलर को लोन के रूप में देगा। अब जब रिटेलरों को लोन मिलेगा सस्ते दर पे, मान लो मुझे 10 लाख रुपए मिल गए 4-5% पे, ऐसा मान के चलो, उदाहरण से बता रहा हूँ, 5% में, मतलब मुझे 10 लाख के साल भर में 5% ही देना, तो मैं उसकी कार खरीदूंगा, एलईडी खरीदूंगा, विक्स जो भी खरीदना है वो खरीदूंगा, कपड़े खरीदूंगा, है ना, मोबाइल खरीदूंगा। जिस तरह से लोगों के पास में पैसा जाएगा, लिक्विडिटी जाएगी, तो होगा क्या कि लोगों में फिर से कंजप्शन आ जाएगा। जब कंजप्शन आ जाएगा तो फिर से डिमांड इतनी भयंकर बूस्ट क्रैश होगी कि जो फैक्ट्रियों में ये प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, उन फैक्ट्रियों में डिमांड आनी चालू हो जाएगी बहुत ज़्यादा तरीके से। जब ज़्यादा तरीके से डिमांड आनी चालू हो जाएगी तो होगा क्या, एकदम से जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेसिकली किसी भी देश की जीडीपी घटती है बढ़ती कैसे है, अगर पूरा खेल जो डिमांड सप्लाई का, अगर उस देश के अंदर जो लोग हैं ना, आम आदमी है या जो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया, वहाँ से अगर डिमांड आनी चालू हो जाए तो होगा क्या, उस क्षेत्र की जो कंजप्शन पावर है बढ़ जाएगी। कंजप्शन पावर से उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हैं वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उस देश के अंदर की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उसकी डिमांड वो बढ़ जाएगी। तो हम बोलेंगे यार जीडीपी इस बार बढ़ के आई है। जीडीपी घटती कैसे है, मान लो लोगों ने यार कुछ चीज़ खरीदनी बंद कर दी, ना हम कोई लोन लेंगे, ना वो लोगों के जो लोन भी उठा रखे थे उनके एनपीए होने चालू हो जाएंगे। मान लो रिटेल है ना, चाहे अर्बन में हो चाहे रूरल में हो, वहाँ से अगर लोगों ने कंजप्शन कम कर दिया, अगर किसी का कार खरीदने का प्रोग्राम था कैंसिल कर दिया, कहीं जाने का प्रोग्राम था कैंसिल कर दिया, कपड़े खरीदने का प्रोग्राम था कैंसिल कर दिया, शादी ब्याह खराब रहा, जैसे इस बार मानसून समय पे आ गया तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन है। लेकिन अगर सपोज अगर मानसून भी खराब आ गया, लोगों ने कंजप्शन कम कर दिया तो उससे होगा क्या कि जो डिमांड है ना वो डिमांड नहीं बनेगी। तो जो भी फैक्ट्रियाँ हैं या जो शोरूम है ना, उन लोगों को फैक्ट्री वाले पूछेंगे कि भाई तुम बताओ तुम्हारी कितनी गाड़ियाँ बिकी, क्या ऑर्डर है, तो यार अभी तो जो खरीदी वही है, अभी आई नहीं, कंजप्शन ही नहीं आ रहा, मतलब कोई डिमांड ही नहीं आ रही। तो वो क्या करेंगे, फैक्ट्री वाले जो 100 गाड़ियाँ पर डे बना रहे थे वो गाड़ियों की क्वांटिटी घटाकर 50 कर देंगे, और जो 50 लेबर है उन्हें भेज देंगे छुट्टी पे कि आप 50 चले जाओ, अभी डिमांड नहीं आ रही, प्रोडक्शन कम चल रहा है तो हम घर चले जाओ। फिर वो क्या आधी कॉस्ट लेबर पर काम करेंगे। लेकिन अब वो जो आधी लेबर घर गई है ना, वो भी डिमांड नहीं क्रिएट कर रही, वो और समझ लो एक तरह से समस्या खड़ी कर रही है। जिस तरह से उन्हें आपने घर बिठा दिया तो जब उन लोगों ने लोन पे कोई कार उठा रखी, कोई बाइक उठा रखी, कोई मतलब मोबाइल उठा रखा, कोई एलईडी उठा रखी, जब उनके पास में वो एनबीएफसी वाले, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज या बैंक वालों की ईएमआई के लिए जाएंगे कि यार ईएमआई दे, तो वो क्या बोलेंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे तो नौकरी चलेगी। इसीलिए तो बोलते हैं कि जिस तरह से जीडीपी जब डाउन फेस में जाती है तो लोगों की नौकरियां जाती हैं, तो बैंकों के जो एनपीए होते हैं ना, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, बैंक वाला आया कल ला तो 10,000 रुपये किस्त दे, एलईडी लाया था, उन्होंने कहा मेरी नौकरी चलेगी, मैं कहाँ से दूँ, मेरे पे 1 रुपया नहीं है अभी, अब तो नौकरी लगेगी जब देगा। तो बैंकों के एनपीए बढ़ जाएंगे तो बैंकों का क्या होगा, एनआईएम कम हो जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और जब बैंकों का एनआईएम कम हो जाएगा तो बैंकों की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो महंगी हो जाएगी। अगर कोई बैंक 1 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है तो फिर वो 2 या 3 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करेगा। जब वो 2 या 3 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करेगा तो लोगों को बैंक महंगे दिखने लगेंगे। वो लोग शेयर मार्केट में जो ट्रेड होते हैं शेयर, उन्हें बेचेंगे, क्योंकि यार ये तो महंगा शेयर है, इसे बेच दो। जब वे बेचेंगे तो शेयर मार्केट और नीचे आएगी।
ये समझ रहे हो। अब इसी का उल्टा रिवर्स ले लो। जब मान लो किसी भी बैंक ने अगर रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर दी है, उसका बढ़िया एनपीए घट के आए हैं, जीडीपी में कंज्यूम है, लोगों के पास में कंज्यूमर पावर है, तो लोग माल खरीद रहे हैं, मतलब डिमांड बन रही है, तो जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वे भी बन रहे हैं। उसी चीज़ को देखते हुए तो आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाई है। भाई आरबीआई जैसे बोलते हैं ना कि यार आरबीआई ना पूरी महंगाई को कंट्रोल करने की एक चाबी है। आरबीआई के पास में एक ऐसी चाबी है, वो पूरी महंगाई को ऊपर या नीचे लाता है। और मेन काम जो है ना आरबीआई का, वो महंगाई कंट्रोल करना ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये आप मान लो जिस तरह से इस बार मानसून अच्छा आया है ना, अनुमान से पहले आया है ना, तो उससे जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उस पर थोड़ी सी एक बूम बस्ट होगी, मतलब उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा जो हमारा एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है यूके के साथ में, आज हमारी जो अमेरिका के साथ में एक डील होने वाली है, वो किस हद तक सही रहती है। देखो जियो पॉलिटिक्स में जो घटनाएं घट रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन देश के अंदर क्या घट रहा है ये भी हमें जानना होगा। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मेरा फ्रेंड है दीपक है, मैं पूछता हूँ पढ़ रहा है, बोला हाँ पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा है, बोले सीता गाना गाती है, राम खाना खाता। अरे तो खाता पढ़ना एक्चुअल में क्या है वो तो तब पता चला हमें जब रियल में व्यवस्था बहुत नीचे जा चुकी थी। मतलब एक्चुअल में जो भी व्यक्ति जिसने मतलब बचपने फेस में स्ट्रगल को सामना कर लिया ना, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक स्ट्रगल किया है, पढ़ा है, वो थोड़ा सा उस चीज़ को समझ पाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने स्ट्रगल देखा ही नहीं, वो पैदा हुआ एसी में हुआ, बड़ा हुआ, कार में स्कूल जा रहा है, कार से आ रहा है, तो जो एकदम से उसके ऊपर कोई समस्या आती है तो बच्चा घबरा जाता है, अरे यार अब कैसे करूँ अब कैसे करूँ। और जिस तरह के हमारी जनरेशन है या हमारे से जो पहली जनरेशन है, उन्होंने जीवन में इतना स्ट्रगल फेस किया है कि पूछो मत। मतलब हमारे दादा चाचा ताऊ जो हम क्योंकि रूरल एरिया से आते हैं, मतलब ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कोई भी घुमा के धर देता था, किधर जा रहा है, धम से मार दिया। तो वो चीज़ है कि ना कभी अपने मन में इंसल्ट फील नहीं होती। आजकल मैंने देखा है कोटा के जो बच्चे हैं, थोड़ा सा आउट द वे जा रहा हूँ, आजकल मैंने देखा है कोटा में जो बड़े बड़े बच्चे मतलब पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, जो तैयारी करते हैं, उनको ज़रा सी बात को हार्ट पे ले लेते हैं कि यार उसने मेरा समोसा खाने से कैसे मना कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, और वो ज़रा देर में फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। और मतलब हम तो अपनी उम्र में बड़े हो गए, उसके बाद भी दाढ़ी मूंछ आ गई, उसके बाद भी माता पिता से कुटते रहे, तो मतलब हमें तो बिल्कुल बेइज्जती फील होती नहीं माता पिता के मारने से या किसी को कुछ कहने से। हाँ इग्नोर करो और निकलो। तो आज की जो आरबीआई की पॉलिसी रही, अगर इसका कंक्लूजन पे निकले तो दंडवत रही, चरणावत रही, जितनी बार भी नमस्कार करें उतनी बार रही। मतलब बहुत ही बेहतरीन, ये इतिहास में लिखी जाएगी पॉलिसी। मतलब ये मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा 1990 के बाद में। अब जो बैंक है एनबीएफसी, सारे के सारे रॉकेट, एकदम रॉकेट। अब देखो सीआरआर कट हो गया, रेपो रेट में बदलाव हो गया, तो लोगों का जो बैंकों से पैसा है वो शेयर मार्केट में डाइवर्ट होगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में हो। लेकिन किन किन कंपनियों पर आप नज़र बना सकते हो, किसी कंपनी को खरीदना या बेचना वो आप अपने वित्तीय सलाहकार से करें। बट मैं बोल सकता हूँ जैसे आने वाले 6 महीने के लिए आप जैसे किसी को देखना चाहते हो तो उन कंपनियों को देखो जिनके जो लोन होते हैं ना वो फ्लैक्चुअल लोन होते हैं। मतलब अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो वही लोन बढ़ जाएंगे, घटेगी तो वो घट जाएंगे, लेकिन उनके कंज्यूमरों के नहीं। मतलब अगर मैं आरबीआई से लोन लेता हूँ तो अगर आरबीआई का लोन घटेगा तो मुझे फ़ायदा होगा, मेरे कस्टमर को नहीं होगा। जैसे कि तुम्हारा श्रीराम फाइनेंस वो क्या है, डायरेक्ट एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज। वो क्या है, अपनी जो किसी का ट्रक है, कार है, बाइक है, इन गाड़ियों को लोन प्रोवाइड करती है। और इसके जो लोन होते हैं ना वो केवल एक फ़िक्स लोन के रूप में माने जाते हैं। मतलब अगर मैं एज अ श्रीराम फाइनेंस हूँ, मैंने आपको एक कार के ऊपर लोन किया है, तो आपको अगर 10% का लोन दिया है तो आपका 10 ही रहेगा, चाहे आरबीआई मुझे फ्री में दे दे और चाहे आरबीआई मुझे 10 पे दे दे। तो इन कंपनियों को इसलिए फ़ायदा होता है। ठीक है, तुम्हारा चोलामंडलम फाइनेंस है, तुम्हारा LIC हाउसिंग फाइनेंस है, तुम्हारा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, तुम्हारा HDFC लाइफ हाउसिंग फाइनेंस है, तुम्हारा चोलामंडलम हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है ना। इस तरह के जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिंसर है, क्योंकि इनके जो ना लोन होते हैं ना, जो मान लो तुम LED लिया है, जिस समय तुमने LED लाए उस समय तुम्हारी EMI बन रही थी मान
मान लो 12% के लोन है, 10% के या 11% के, 12% की। लेकिन अगर अब इस बार RBI ने रेपो रेट में बदलाव किया है तो इनको 50 पैसे इसमें मिल रहा, तो ये तुम्हें कम नहीं करेंगे। चाहे बजाज फिनसर हो, चाहे श्रीराम फाइनेंस हो, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो, चाहे LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, चाहे HDFC हाउसिंग फाइनेंस हो, ये जितनी भी कंपनियां हैं ना, चाहे चोलामंडलम हो, ये जितनी कंपनियां हैं ये आपको कम नहीं करेंगी। इनको ऊपर से कम होना चालू हुआ है, लेकिन आपको इन्होंने फिक्स लोन दिया है। फिक्स लोन दिया है मतलब इनके जो NIM है ना वो बढ़ जाएंगे। NIM मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगर इनको बैंक दे रहा था 6% पे, ये आपको दे रहे थे 10% पे, तो बैंक को इनका कितना हो गया था NIM बीच का 4% का इनका NIM हो गया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। लेकिन अगर बैंक ने इन्हें दे दिया 4% पर, आपको दे रहे 10% पे, तो इनका जो NIM हो गया ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो हो गया 6% का। इनके NIM बढ़ जाएंगे मतलब इनका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा मतलब ये P रेशो के हिसाब से या बुक वैल्यू के हिसाब से सस्ते हो जाएंगे। कोई भी बैंक सस्ता या महंगा होता है उसके प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से। जैसे अगर बात करें हॉस्पिटल सेक्टर की, तो EV टू EBITDA देखना होता है उसमें कि EV टू EBITDA कितना चल रहा है। या अगर बात करें कोई होटल है या हॉस्पिटल में, EV टू EBITDA के साथ साथ में APR वो देखना पड़ता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड कितना आ रहा है ना। उसके साथ साथ में अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप पढ़ रहे हो तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में साथ साथ देखना पड़ता है कि इसका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है ना वो कितना आ रहा है। या तुम अगर किसी FMCG को पढ़ रहे हो तो FMCG में उसमें प्लेन ग्रोथ देखनी पड़ती है। तो डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं है कि आप सभी को एक ही नज़र से देख लोगे ना, ऐसा नहीं। आप बैंकिंग पढ़ोगे तो अलग लाइन है, डिफेंस पढ़ोगे तो अलग लाइन है, FMCG पढ़ोगे तो अलग लाइन है, होटल इंडस्ट्री पढ़ोगे तो अलग लाइन है, तुम्हारा कंज्यूमर से रिलेटेड कोई कंपनी पढ़ोगे तो अलग लाइन है, या तुम्हारा अगर होटल इंडस्ट्री पढ़ोगे तो अलग लाइन है, हॉस्पिटल पढ़ोगे तो अलग लाइन है। मतलब अगर तुम्हें किसी भी इंडस्ट्री को पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग से क्राइटेरिया होता है। उम्मीद करता हूँ आज के आप समझ पाए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खोलाना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक करा ओपन करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इतना मानने वाली बात है कि बाज़ार में जो मूवमेंट आएगा अब शायद यादगार ही रहेगा। बस ईरान पे हमला ना कर दे इजराइल और रूस ना कर दे यूक्रेन पे कोई बड़ा हमला, तो बाजार अनसर्टेनिटी से घबराता है। हो सकता है इसके नीचे भी कुछ गिरावट आ जाए, तो इसलिए घबराए नहीं, पैनिक नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।